लास्ट वीडियो में हमने इसकी अवधारणाएं देख ली थी और अब हम यहाँ से शुरू करने वाले हैं। प्रभावी अथवा कार्य को प्रभावी ढंग से करने का वास्तव में अभिप्राय दिए गए कार्य को संपन्न करना है। मतलब कि कोई भी मैनेजमेंट ऐसा, उसके अंदर ये गुण होना चाहिए कि जो भी जिस भी कार्य को करने के लिए वो प्रबंध हुआ है वो काम पूरा हो जाए। ऐसा ना हो कि बीच में ही वो काम रुक जाए, वहाँ पर किसी भी चीज़ की कमी पड़ जाए या कोई मटेरियल कम पड़ जाए या फिर कुछ भी मतलब प्रॉब्लम आ जाए उस मैनेजमेंट में। ऐसा नहीं होना चाहिए कि फिर वहाँ से उसको दोबारा से करना पड़े, वो काम वहाँ पर रुक जाए। मतलब इस तरीके से ना हो, संपन्न होना चाहिए वो काम। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, ये प्रबंध के अंदर एक गुण होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी प्रबंध का संबंध सही कार्य करने यानी कि लीगल काम करने, क्रियाओं को पूरा करने। वही चीज़ यहाँ पर लिखी, काम पूरा होना चाहिए, उसमें कोई ऐसा दोष ना निकले, ऐसी कोई कमी ना हो कि काम बीच में रुक जाए। एवं उद्देश्य को प्राप्त करने से, जब काम पूरी तरह होगा तो फिर जो उद्देश्य हैं वो भी पूरे। दूसरे शब्दों में इसका कार्य अंतिम परिणाम प्राप्त करना है। ठीक है, अंतिम परिणाम प्राप्त करना है, लास्ट तक पहुंचना है और कुछ रिजल्ट भी आना चाहिए। लेकिन मात्र कार्य को संपन्न करना ही पर्याप्त नहीं है। लेकिन सिर्फ यहीं पर बात नहीं ख़त्म होती कि काम पूरा हो जाए, इसका और भी पहलू है, इसका एक और पहलू भी है और वह है कार्यकुशलता, अर्थात कार्य को कुशलतापूर्वक करना। ठीक है, इसका अर्थ है, कुशलता का अर्थ है कार्य को सही ढंग से करना, न्यूनतम लागत पर करना। ठीक है, अब कोई चीज़ हमें मार्केट में 1000 की बेचनी है वो, लेकिन उसको बनाने में कितने लगने चाहिए, मिनिमम 500 लगें, 50% तो हमें कम से कम उसमें प्रॉफिट होना चाहिए ना। तो वही कह रहे हैं कि न्यूनतम लागत यानी कि कम से कम लागत लगनी चाहिए, कम से कम उसमें लेबर, उनकी सैलरी भी तो देनी है फिर हमें, और कम से कम मशीन लगें, कम से कम इलेक्ट्रिसिटी यूज़ हो, कम से कम चीज़ें यूज़ हों और हमें ज़्यादा से ज़्यादा उसमें प्रॉफिट हो। तो ये क्या होता है, कुशलता होता है। इसमें एक प्रकार का लागत लाभ विश्लेषण एवं आगत तथा निर्गत के बीच का संबंध है। अब आगत और निर्गत क्या होता है? आगत होता है जो चीज़ें उसमें यूज़ करने के लिए आगे दिया है। यदि कम साधन हो, जो भी साधन है, जो भी सोर्स हैं उसमें लगने वाले, जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी है, मशीन है, लेबर है और लैंड भी तो लगता है जहाँ पर वो सब काम होगा। ठीक है, तो ये सब क्या होते हैं, सोर्स होते हैं, साधन होते हैं। इन्हें हम क्या बोलते हैं, आगत भी बोल सकते हैं और साधन भी। इनका यूज़ तो करना, और इनसे हमें करना क्या है, ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमने बेचे तो 1000 के, उसमें लग गए 1000 ही लग गए, फिर 900 लग गए तो फिर इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं हुआ। तो हमें उसे कम से कम लागत पे बनाना है चीज़ को, और अधिक से अधिक लाभ। अब लाभ के लिए दूसरा वर्ड क्या यूज़ कर सकते हैं, निर्गत। अधिक से अधिक लाभ भी होना चाहिए, निर्गत प्राप्त करना। इस चीज़ को क्या बोलते हैं, इस चीज़ को बोलते हैं कार्य कुशलता। ठीक है, तो हम कहेंगे कि क्षमता में वृद्धि है। तो हम अगर ऐसा होता है तो हम क्या कह सकते हैं कि जो काम करने की क्षमता है उसमें वृद्धि हुई है। क्षमता में वृद्धि होगी यदि उसकी लाभ के लिए अथवा निर्गत के लिए, अगर उसी क्षमता में यानी कि उन्हीं जितने भी सोर्स हैं हमें और ज़्यादा ना यूज़ करना पड़े, जितने हमारे पास अवेलेबल हैं, जितने हैं मतलब वहाँ पर उन्हीं से यूज़ करके काम चल जाता है। तो हम कह सकते हैं कि क्या कह सकते हैं कि लाभ में मतलब कम से कम साधन में अधिक लाभ हो गया। लेकिन उसी चीज़ को बनाने के लिए जो पिछली बार बनी थी हमें और ज़्यादा साधन की ज़रूरत पड़ रही है, और ज़्यादा लेबर की ज़रूरत पड़ रही है, और ज़्यादा इलेक्ट्रिसिटी की ज़रूरत पड़ रही है, तो फिर हमारा जो प्रॉफिट है ना वो बहुत कम हो जाएगा, और जो ये क्षमता में वृद्धि है वो भी कम हो जाएगी। क्षमता में वृद्धि कब होती है, जब कम से कम चीज़ें यूज़ हों और जो प्रॉफिट मिलने वाला है उससे वो ज़्यादा से ज़्यादा हो। ठीक है, यूज़ किया जाए। आगत साधन वे हैं जो किसी कार्य को विशेष को करने के लिए आवश्यक होते हैं। जैसे अभी बताया ना कि इलेक्ट्रिसिटी को धन, माल, उपकरण यानी मशीन्स वगैरह, एवं मानव संसाधन यानी कि लेबर, ये सब चीज़ें लगती है किसी चीज़ को बनाने के लिए। तो इनको बोलते क्या, इनको बोलते हैं आगत साधन। ठीक है, स्वाभाविक है कि प्रबंध का संबंध इन संसाधन के कुशल प्रयोग से है। तो ये बिल्कुल नेचुरल सी चीज़ है कि जो प्रबंध है, जो मैनेजमेंट है, उसका जो कनेक्शन है इन सभी चीज़ों से है, क्योंकि इनसे लागत कम होती है एवं अंत में इनसे लाभ में वृद्धि होती है। ठीक है, अगली चीज़ प्रभावपूर्णता बनाम कुशलता। यदि दोनों शब्द अलग अलग होते
हुए भी एक दूसरे के से संबंधित है। प्रबंध के लिए प्रभावी एवं क्षमतावान दोनों का होना महत्वपूर्ण है। प्रभावपूर्णता एवं कौशल दोनों ही एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तो यहाँ पर ये बोल रहे हैं कि हमें सिर्फ इस चीज़ का ध्यान नहीं रखना कि काम जो है वो पूरा होना चाहिए, हमें इस चीज़ का भी ध्यान रखना चाहिए कि उसमें लागत कम से कम लगे। ठीक है, दोनों चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। एक तो होता है कि काम को टाइम पर कर लिया, ठीक है, और एक होता है दूसरी चीज़ ये कि उसमें कौशल भी तो होना चाहिए। तो ये दोनों चीज़ें जो हैं एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। ठीक है, पहली चीज़ तो ये कि जो काम है, जो टारगेट है वो टाइम पर पूरा हो जाए। जितना ज़्यादा टाइम लगे किसी भी चीज़ को बनाने के लिए उसमें उतनी ही ज़्यादा लागत लगती चली जाती है। ठीक है, तो एक तो टाइम पर पूरा होना चाहिए काम, और उसमें लागत भी कम से कम लगनी चाहिए। ठीक है, तो ये दोनों चीज़ें एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। आगे, लेकिन इन दोनों पक्षों में संतुलन आवश्यक है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एक साइड ज़्यादा हो जाए, काम बहुत जल्दी पूरा हो जाए लेकिन उसमें लागत ज़्यादा लग जाए, तो ये चीज़ भी नहीं होनी चाहिए। बैलेंस होना चाहिए, दोनों चीज़ें बराबर होनी चाहिए, संतुलन आवश्यक है। तथा होता है उदाहरण के लिए प्रभावपूर्ण होना एवं कुशलता को अनदेखी करना सरल है, जिसका अर्थ है कार्य को पूरा करना लेकिन ऊंची लागत पर। मतलब ये कि कभी कभी ऐसा होता है कि टारगेट पूरा करने के लिए कोई कि इतने टाइम में इतने चीज़ें बनानी है, उसको पूरा करने के लिए इस चीज़ पर ध्यान नहीं देना या फिर बहुत कम ध्यान देना कि लागत कितनी लगेगी उसमें, क्योंकि वहाँ पर इम्पॉर्टेंट ही हो जाता है कि इतने टाइम में हमें इतनी चीज़ें बनानी है, फिर उसको डिलीवर भी करना है, तो ये इम्पॉर्टेंट ज़्यादा हो जाता है इससे कि लागत पर ध्यान दें। तो इसलिए लिखा है कि कभी कभी ऐसा होता है जो प्रभावपूर्ण होने को उसे समझौता करना पड़ जाता है, किससे? कुशलता से। ठीक है, प्रभावपूर्ण भी समझ में आया, टाइम पर पूरा करना चाहिए इसको, कुशलता बहुत कम लागत पर या फिर कम से कम लागत पर। ठीक है, उदाहरण के लिए माना एक कंपनी का लक्ष्य यानी कि टारगेट था उसका कि वर्ष में 1 साल में उसको 8000 इकाइयों का उत्पादन करना है। इस लक्ष्य को पाने के लिए अधिकांश समय बिजली ना मिलने पर, इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए अधिक समय में बिजली ना मिलने पर प्रबंधक यानी कि जो मैनेजर है प्रभाव उत्पादक तो था लेकिन क्षमतावान नहीं था यानी कि लागत ज़्यादा लग रही थी, इतनी कम नहीं लग पा रही थी, लेकिन टाइम पर तो हो रहा था काम, क्योंकि उसी निर्गत के लिए अधिक लागत, क्योंकि उसी प्रॉफिट के लिए, क्योंकि यहाँ पे जो प्रोडक्शन है, जो चीज़ें हैं वो हमें पता है कि 8000 है, वो बिकने के बाद हमारे पास इतना प्रॉफिट आने वाला है, तो लिमिटेड है ना जो हमारा प्रॉफिट है उसी लाभ के लिए, और जो लागत है वो ज़्यादा लग रही है क्योंकि उसी निर्गत के लिए, उसी लाभ के लिए अधिक आगत यानी कि वो साधन, सारे श्रम की लागत, बिजली की लागत का उपयोग किया गया। कभी कभी व्यवसाय का कम संसाधनों से यानी कि इन सब चीज़ों से, श्रम की लागत, बिजली की लागत, इन सब चीज़ों से उत्पादन ज़्यादा कर लेता है, इनको कम यूज़ करके उत्पादन ज़्यादा हो जाता है। उत्पादन ज़्यादा होगा तो प्रॉफिट भी ज़्यादा हो जाएगा, है ना। ध्यान केंद्रित करता है, इन चीज़ों पर ध्यान दे सकता है कभी कभी, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है कि इन चीज़ों पर ध्यान ना देकर उसको टाइम पर भी करना होता है। ठीक है, अगर ऐसा ना हो कि जो प्रोडक्शन है वो टाइम पर ना हो पाए तो फिर क्या होगा, जो मार्केट में आने वाली चीज़ें हैं वो लेट हो जाएंगी। जैसे कि कोई सर्दियों के लिए कपड़े बन रहे हैं, वो सर्दियों के आने से पहले ना बन पाए, मार्केट में ना आ पाए, तो फिर क्या होगा, फिर टाइम निकल जाएगा, तो इससे तो लॉस हो जाएगा ना। तो इसलिए कभी कभी इस चीज़ पर भी ध्यान देना होता है। लागत से ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्या हो जाता है, उस चीज़ को टाइम पर बनाना, प्रभावपूर्ण। ठीक है, अर्थात लागत तो कम कर दी लेकिन निर्धारित उत्पादन नहीं कर पाए। अब ऐसा भी ना होना कि लागत के चक्कर में लागत कम से कम हम जो टारगेट है वो पूरा ना हो पाए टाइम पर, तो फिर इससे भी हमें लॉस हो जाता है, नुकसान हो जाता है। परिणाम स्वरूप माल बाजार में नहीं पहुंच पाया, इसलिए उसकी मांग कम हो गई तथा इसका स्थान प्रतियोगी ने ले लिया। मतलब कि दूसरी कंपनी का माल वहाँ पे पहुँच गया, वो भी हमसे पहले पहुँच गया वहाँ पर। तो जो ऐसे भी तो कस्टमर्स होते हैं ना जो एक पर्टिकुलर कंपनी की चीज़ों को ही लेते हैं, लेकिन अब टाइम पर उन्हें वो चीज़ नहीं मिलेगी तो किसी और कंपनी की चीज़ें लेनी पड़ेंगी। तो ऐसा होगा तो फिर हमारी जो चीज़ों की मांग होगी वो कम हो जाएगी, यूज़र हमारे कम हो जाएंगे, क्योंकि वो किसी और चीज़ को यूज़ कर रहे हैं, वो हमारी चीज़ को यूज़ करना छोड़ सकते हैं, इसलिए क्योंकि वो टाइम पर नहीं पहुँची या फिर उन्हें अब वो किसी और चीज़ को चेंज कर चुके हैं, ऐसा मतलब। ठीक है, यह कार्यकुशलता लेकिन प्रभावपूर्णता की कमी की स्थिति से हुआ। ये लागत तो कम लगाई थी लेकिन इसकी वजह से तो हुआ ही हुआ, लेकिन यहाँ टाइम पर नहीं हुआ था पूरा, इस वजह से भी हुआ क्योंकि माल बाज़ार में नहीं पहुँच पाया। इसलिए न्यूनतम लागत यानी कि
कुशलतापूर्वक प्रबंधक के लिए लक्ष्यों को प्राप्त करना। इसमें क्या इंपॉर्टेंट होना चाहिए? टाइम पर पूरा करना टारगेट को। प्रभावोत्पादकता अधिक महत्वपूर्ण है। किससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है? ये लागत कम लगे, ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि जो काम है वो टाइम पर पूरा हो जाए। इसके लिए प्रभावपूर्णता एवं कुशलता में संतुलन रखना होता है। इसके लिए हमें दोनों चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, दोनों चीज़ों को बैलेंस करना चाहिए। साधारणतः उच्च कार्यकुशलता के साथ उच्च प्रभावपूर्णता होती है। दोनों चीज़ें बैलेंस होनी चाहिए, उच्च कार्यकुशलता भी होनी चाहिए, उसके साथ साथ ये भी इम्पोर्टेंट है कि उच्च प्रभावपूर्णता भी होनी, कि टाइम पर काम पूरा भी हो, जो कि कार्य प्रबंधकों का लक्ष्य होता है, जो कि एक मैनेजर का लक्ष्य होता है। लेकिन बगैर प्रभावपूर्णता यानी कि बिना टाइम पर काम पूरा हुए और उच्च कार्यकुशलता पर सिर्फ ध्यान देना, तो वो अनावश्यक है, इतना इम्पोर्टेंट नहीं हो, उसकी इम्पोर्टेंस कम हो जाएगी। ठीक है। कमज़ोर प्रबंधक प्रभावपूर्णता एवं कार्यकुशलता दोनों की कमी के कारण ही होता है ऐसा। ठीक। नेक्स्ट है प्रबंध की विशेषताएं। कुछ परिभाषाओं के अध्ययन के पश्चात हमें कुछ तत्वों का पता लगता है जिन्हें हम प्रबंध की आधारभूत विशेषताएं कहते हैं, यानी कि क्वालिटीज़ क्या है प्रबंध की, है ना। प्रबंध एक उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है। उद्देश्यपूर्ण प्रक्रिया है मतलब जो मकसद है उसको पूरा करने की ये प्रक्रिया है। ठीक है, उद्देश्यों को पूरा करने की। किसी भी संगठन के कुछ मूलाधार उद्देश्य होते हैं जिनके कारण उसका अस्तित्व है। सभी जितने भी संगठन होता है कुछ लोगों का एक ग्रुप, वो भी किसी एक टारगेट को लेकर। ठीक है, उद्देश्य होता है जिनके कारण उसका अस्तित्व है। यह उद्देश्य सरल एवं स्पष्ट होना चाहिए। प्रत्येक संगठन के उद्देश्य भिन्न होते हैं। जितने भी संगठन हैं सब एक काम करने के लिए तो नहीं एक जगह हुए ना, सबका अलग अलग जो है उद्देश्य होता है। उदाहरण के लिए एक फूड की दुकान का उद्देश्य बिक्री बढ़ाना हो सकता है, लेकिन दी स्पास्टिकस सोसाइटी ऑफ इंडिया का उद्देश्य विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को शिक्षा प्रदान करना है। तो सबका उद्देश्य अलग अलग है और सबको मैनेजमेंट की ज़रूरत है, प्रबंध की ज़रूरत है। ठीक है, तो प्रबंध संगठन के विभिन्न लोगों के प्रयत्नों को इन उद्देश्यों की प्राप्ति करने हेतु एक सूत्र में बांधता है। ये सभी लोगों को एक जगह बांधता है एक सूत्र में, किस लिए? उद्देश्य पूर्ण करने के लिए। ठीक है, अगला है प्रबंध सर्वव्यापी है। सर्वव्यापी है यानी कि ये नहीं है कि प्रबंध की ज़रूरत सिर्फ एक ही तरीके के काम में है, मतलब बहुत सारे फील्ड में इसकी ज़रूरत है। सर्वव्यापी, चाहे आर्थिक हो या सामाजिक या फिर राजनीतिक, प्रबंध की क्रियाएं सभी में समान हैं। तो संगठन की ज़रूरत कहाँ कहाँ पर है, मतलब कहाँ पर इसको यूज़ कर सकते हैं? आर्थिक जगह पर, आर्थिक हो चाहे सामाजिक हो या फिर राजनीतिक हो, प्रबंध की जो क्रिया है सभी जगह पर यूज़ होनी है, समान है। एक पेट्रोल पंप के प्रबंध की भी उतनी ही आवश्यकता है जितनी कि एक अस्पताल अथवा विद्यालय की है। तो प्रबंध की आवश्यकता पेट्रोल पंप में भी है और अस्पताल में भी है और विद्यालय में भी है, एक समान रूप से, है ना। भारत में प्रबंधकों का जो कार्य है वह यूएसए, जर्मनी अथवा जापान में भी होगा। ठीक है, तो ये सर्वव्यापी है, सब जगह पर यूज़ होता है, लेकिन इसका तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन ये यूज़ सभी जगह होता है, चाहे वो भारत हो या कहीं और हो, या फिर वो विद्यालय हो या फिर वो हॉस्पिटल हो, कुछ भी हो। ठीक है, वह इन्हें कैसे करते हैं ये भिन्न हो सकता है। यह भिन्नता भी उनकी संस्कृति, रीति रिवाज एवं इतिहास की भिन्नता के कारण हो सकती है। ये है जो डिफरेंस है, ये उनकी किसकी वजह से होगा? उनके तौर तरीकों की